जो चेंज मिला है हमें, उसको दोबारा हम उसमें बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अच्छा, घर में जो हमारा गैस होता है वो एलपीजी होता है। अब उसको हमने जला दिए, वो तो जल गया। क्या दोबारा गैस को वापस ला सकते हैं उसको? नहीं ला सकते। यानी वो कौन सा चेंज होगा? इरिवर्सिबल चेंज होगा। ठीक है। और जब वो इरिवर्सिबल चेंज होगा तो उसे कौन सा चेंज बोलेंगे हम? केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है। और इस केमिकल चेंज में या फिर जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम क्या देंगे हम? रिएक्टेंट। यानी हिंदी में उसको अभिकारक बोलेंगे। और जब वो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा यानी उसको हिंदी में नाम क्या देंगे हम? उत्पाद। बताओ क्लियर है कि नहीं? यानी एक तो रिएक्शन हो गया, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट हो गया, दूसरा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। बताओ समझ में आ गया? केमिकल रिएक्शन क्या समझे? केमिकल रिएक्शन क्या समझे? बोलो हिंदी में। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में वन और मोर रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में करेगा? वन और मोर प्रोडक्ट में। बताओ समझ में आ गया? तुम्हें सिर्फ समझना है। ये पीडीएफ मैं भिजवा दूंगा भैया के। ठीक है। और जो जो लगे कुछ ऐसे पॉइंट जो मैं समझाता हूं वो तुम लिख भी लेना। ठीक है। तो बताओ ये पॉइंट क्लियर है? आगे समझना। अब केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है चेंज, हम इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे ये एक्सपेरिमेंट करवाया गया था। पता नहीं क्यों मैं लक्की था उस टाइम कि हमें ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिला था। हम ना मैग्नीशियम का रिबन लाए थे। रिबन जैसे वो बाल में बनते हैं ना, वैसे ही पतली सी उठा के लाए थे। और हमने क्या किया, उसमें माचिस लिए, जला दिए। और जलाने के बाद हमें कुछ दिखा। क्या दिखा? ये दिखा। वहां पे कौन सी फ्लेम आ रही थी? वाइट फ्लेम आ रही थी। अच्छा, समझना ध्यान से। हमने क्या लाए इसमें? मैग्नीशियम। हवा तो होगा ही ना वहां पे, हवा तो होगा ही। और हवा होने के साथ मैंने जैसे माचिस से जलाया उसमें आग पकड़ लिया, उसमें आग पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद जो जलने के बाद बचा है उसे हम क्या बोल देंगे? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलेंगे उसको। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये तो इसका रिएक्टेंट हो गया। अभी समझाया था जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो बनता है बाद में उसे क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें यहां समझना यहां पे क्या हो रहा है। देखो, हमने मैग्नीशियम का रिबन लाए। इस रिबन को हमने क्या किया, उसको जलाने के बाद हमें क्या दिखा? व्हाइट फ्लेम। और क्या फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो यहां पे इसे क्या नाम देते हैं पता है? चाइना रिस भी बोलते हैं। ठीक है। वॉच ग्लास भी ले बोल सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? वर्नर है। और हमने ये मैग्नीशियम का रिबन पकड़ रखा है किससे? टोंग से। उसको पकड़ने वाला होता है चिमटे की तरह। उसमें जैसे जलाए और क्या फॉर्मेशन हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये इसका एक्सपेरिमेंटल फॉर्म थे। खुद भी कर सकते हैं इसको। जब अगर स्कूल जाओगे तो बोल देना सर इसका एक्सपेरिमेंट करा दो। अगर लैब में प्रेजेंट होगा मैग्नीशियम तो तुम्हें करवा देंगे। ठीक है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? केमिकल रिएक्शन में भी मैंने दो ही चीज बताया कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है और उसका एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम में सवाल ऐसे बन सकता है कि ये बताओ जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसकी फ्लेम की कलर कैसी होती है? तो तुम्हें बताना पड़ेगा उसका फ्लेम कैसा कलर दिखता है? व्हाइट कलर का होता है। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। अब देखो कुछ और भी एग्जांपल लिए हमने। जैसे लेड नाइट्रेट है ये। उस लेड नाइट्रेट को देखो यहाँ पे कहाँ गया? अच्छा, येलोइश जो प्रेसिपिटेट दिख रहा है ना, वो जब फॉर्मेशन होता है तब का होता है ये, जब ये लेड आयोडाइड बनता है। देखो, लेड नाइट्रेट को किसके साथ मिलाए हमने? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। ये जो लिक्विड दिख रहा है ना, लिक्विड, उसमें पोटेशियम आयोडाइड है। और जैसे दोनों को मिक्स किए, मिक्स करने के बाद कैसा कलर हो गया? ये येलो कलर हो गया। मैं तुम्हें बता दूं, ये जो क्वेश्चन जो मैं भी बता रहा हूँ, पिछले साल का जो भी पेपर हुआ ना उसमें जाके देख लेना, क्वेश्चन ये आया हुआ है। उसमें दिया था इस क्वेश्चन कैसे कि जब हम व्हेन लेड नाइट्रेट, मतलब उसमें देगा क्या चीज कि दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब ए है और दूसरी टेस्ट ट्यूब बी है। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है? लेड नाइट्रेट है। और दूसरे में क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है। अब आपको ये पूछेगा कि बताओ जब दोनों को हमने मिक्स किए तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब दोनों को मिक्स करें क्या फॉर्मेशन होता है? लेड आयोडाइड। और वो कौन सा पीपीटी देता है, मतलब कौन सा कलर प्रोड्यूस कर रहा है? येलो। वैसे येलो पीपीटी भी देता है।
पीपीटी समझते क्या होता है? प्रेसिपिटेट। अब अगला, अच्छा दोनों में हम क्या ऑप्शन देखे? एक में हमने ये देखे कि जब हमने मैग्नीशियम को पीछे जलाया था तो जलाने के बाद उसकी टेम्परेचर भी चेंज हुआ, कलर में भी चेंज देखने को मिला। ठीक है, अब यहां देखो, यहां आपने क्या देखे? दोनों अलग अलग है, दोनों देखो अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब हमने दोनों को मिक्स किए तो कैसा कलर आ गया? येलो। ठीक है, आगे समझो। ये जिंक है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाने वाला कौन सा होता है? यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। और जब हमने मिक्स किए तो इसने क्या किया? जिंक ने H2 को बोला भाई तू निकल, मुझे आने दे। इसने क्या बनाया? जिंक सल्फेट बनाया। और जिंक सल्फेट बनाते ही इसके पास जो लिक्विड कैपेसिटी था वो लूज कर गया और नीचे बैठ गया जाकर के। वो लिक्विड किस में बदल रहा है? धीरे धीरे सॉलिड फॉर्म में। ये सारा चीजें ना मैंने खुद अपने आंखों से देख रखा हूँ, इसलिए मुझे ना मैं जब बता रहा हूँ ना तो मेरा सब ये ना इमेजिनेशन हो रहा है कि हाँ ये ऐसे मैंने किया था। ठीक है, क्योंकि मेन रीजन क्या था, मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, उस समय लैब थे, इसमें थे लैब, नंबर 1 में लैब थे। और उस समय हमारे जो टीचर होते थे पंकज पंचोली सर होते थे, उन्होंने सारा सारा एक्सपेरिमेंट हमें समझाया था और करवाया भी था। हमने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जो सर बोलते थे कि तुम्हें अलाउ तो नहीं है, फिर भी हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये सब हमने करे थे। तो बाद में पता चला कि हमें ये जो पता चल रहा है ना, ये कि ये जो नीचे बैठ रहा है उससे क्या बोलेंगे? जिंक सल्फेट किस फॉर्म में चेंज हो रहा है? प्रेसिपिटेट के फॉर्म। अच्छा एक चीज और ऑब्जर्व करो, यहां से क्या बाहर आ रहा है? कौन सी गैस बाहर आ रही है? बस अब यही चीज को समझना है ना आगे। देखो मैं ये बताता हूं कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके अंदर हमें कैसे पता कि उसमें चेंजेज होगी? तो हमें कुछ पता भी तो चलना चाहिए कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। और जब इसको पता लगाने के लिए हमें क्या क्या देखना पड़ेगा? क्या उसके स्टेट में चेंज हुआ है? अगर उसके स्टेट में चेंज हुआ है तो पक्का केमिकल रिएक्शन हुआ है। अगर उसके कलर में चेंज हुआ है, क्या देखो इसके कलर में चेंज हुआ है? बिल्कुल हुआ है, तो ये भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। अच्छा इवोल्यूशन ऑफ गैस मैंने पीछे समझाया था, यहाँ देखो कौन सी गैस निकल रहा है? तो मैंने पहले कहा हूं कि जब भी गैस निकलेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा। आगे देखो, इसके बाद क्या है? टेम्परेचर में चेंज। जब भी कभी हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं ना, जिसमें डालते हैं, तो अचानक से वो गर्म हो जाता है, वो जगह गर्म हो जाता है। और वैसे भी यहाँ भी देख सकते हो कि तुम हम जब हमने इसको क्या किए, जलाए, तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हुआ। और हीट प्रोड्यूस मतलब टेम्परेचर का राइज होना ही बताता है। तो ये 4 कंडीशन है। ठीक है, तो ये सब क्या दिखाएगा हमें? केमिकल चेंज को। किसको बताएगा? ये केमिकल चेंज को। अच्छा एक चीज और बताओ, मैं पूछ रहा हूँ ये चीजें कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हमें कैसे पता? हम उसको देख के कैसे बता सकते हैं? हम उसके अंदर घुसेंगे तो नहीं भाई तू केमिकल था, हाँ चेंज हुआ है, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। उसको हम क्या करेंगे? हम पता लगाएंगे देख करके, ऑब्जर्व करके। ऑब्जर्व करेंगे 4 चीजों से। पहला बताओ कौन सा है? दूसरा, तीसरा, समझ में आ गया? इन 4 चीजों से हम ये बता देंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अच्छा ये तो केमिकल चेंज थे। अच्छा मुझे बताओ फिजिकल चेंज में कैसे बताएंगे? देख करके कैसे बताएंगे? मैं अगर मान लो यहाँ पे कोई लोहा रखता हूँ और कई दिन तक छोड़ देता हूँ तो उसमें क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। तो यानी वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हुआ है, लेकिन उसमें फिजिकल चेंज भी हुआ है और केमिकल चेंज भी हुआ है। ठीक है, इसके अलावा मैंने एग्जांपल शुरुआत में दिया था, दूध से किस में बदल रहा है? दही में। उसमें भी दोनों चेंज हो रहा है। दूध किस में कन्वर्ट हो गया है? दही में। जो लैक्टोजन थे उसके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया है। तो वहां भी केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दोनों देखने को मिला, क्योंकि दूध पहले लिक्विड से और दही कन्वर्ट हुआ था हल्की हल्की सॉलिड हो गया ही। ठीक है, क्लियर है? ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल तुम्हारे बुक में दे रखा है और तुमसे इजी सवाल भी पूछ लेगा एग्जाम में और बता नहीं पाओगे। इजी सवाल नहीं बता पाते। तुमसे अगर यही पूछ ले क्वेश्चन में कि ये बताओ कि क्या केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, और होता है तो क्यों, या फिर होता है तो कैसे होता है, कुछ एग्जाम्पल दो, तो क्या बताओगे? फिर एक एग्जाम्पल देना पीछे वाला। देखो क्या बताना कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हम क्या करते हैं?
रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। लेकिन और बच्चे होशियार हो जाते हैं थोड़ा पढ़ के, क्योंकि अभी तुम्हें चैप्टर 1 पढ़ा रहा हूँ, तो चैप्टर 2 में पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, जब कभी भी क्या मेटल, जब कभी भी मेटल किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बाहर आता है वहां से, हाइड्रोजन गैस। क्या चैप्टर 2 में पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया जाता है ना, बस याद रखना ऐसे ही। चैप्टर 2 में ये बात है, मेंशन है वैसे एसिड बेस वाले में। अब आगे समझते हैं। देखो मैंने बताया था अभी कि केमिकल रिएक्शन को, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्या चीज, केमिकल इक्वेशन को। किसको बता रहा हूं, केमिकल इक्वेशन को। अच्छा पीछे भी समझा सकता था मैं इस बात को, यहां पे एक मिनट रुक जाओ, यहां पे देखो केमिकल रिएक्शन में मैंने क्या देखना है, हमें देखना है कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। लेकिन जब किसी चीज को हम रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में कि यहाँ पे ये क्या है, जिंक है, और यहाँ पे क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और साथ में बैलेंस भी होना चाहिए, और बैलेंस होने के बाद इसको किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन में। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। बताओ समझ में आ रहा है, ठीक है। तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे सोएंगे, उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर वो जवाब नहीं देंगे, फिर उठा उठा करवाएंगे यहाँ पे। अभी कैमरा ओपन है, ये रिकॉर्ड ही हो रहा है, और ये रिकॉर्ड होने के बाद तुम्ही को दिखाएंगे ठीक है, आगे समझो। तो जैसे हमने ये देखे थे कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो जलाने के बाद वहां से क्या निकलता है, व्हाइट फ्लेम निकलता है, व्हाइट फ्लेम निकला, और साथ में क्या फॉर्मेशन हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन करना हमें क्या दिखाता है, यहाँ पे वर्ड इक्वेशन है, वर्ड के फॉर्म में दिखाएं। लेकिन जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं, ये मैग्नीशियम, और यहाँ पे ये लिख क्यों नहीं रहा, ये ऑक्सीजन, क्या बना लेगा ये 2MgO, इसको केमिकल क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे, और इसको वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। और हाँ एक बात और ध्यान दो, जो केमिकल इक्वेशन फॉर्मेशन होगा उसके दोनों तरफ क्या होगा, ये बैलेंस होगा, बराबर होगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने मैग्नीशियम है, और इधर भी कितने मैग्नीशियम है, 2। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ भी कितने है, 2। अच्छा ये ऐसे क्यों लिखा हूं, जैसे तुम भी तो लिखते हो मैथ में, अगर यहाँ पे 2x लिखा है और यहाँ पे 2y लिखा है, क्या करते हो, 2 कॉमन लेते हो और क्या लिखते हो, x प्लस में y। हम भी ऐसे ही लिख दिए इसको, ठीक है। तो बारीकी से समझ जाते हुए चल रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आगे समझो। अब जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया हूं, देखो यहां समझना एक बात, यहाँ मैग्नीशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ क्या फॉर्मेशन हुआ है, MgO बना है। क्या ये बैलेंस है, तो इसको नाम क्या दिया है हमने, इसको हिंदी में कहते हैं कंकाली समीकरण क्या नाम देते हैं इसको, कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन जब इसको हम क्या करते हैं, इसको बराबर बराबर दोनों तरफ, जैसे कि अगर हम LHS की बात करें तो LHS में एक मैग्नीशियम है, तो यहाँ भी हमने एक मैग्नीशियम को दिखाया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ भी कितना करना पड़ेगा। क्या मैं 2 यहाँ लिखूं, दिक्कत है ना, कैसे लिख सकते हैं। अच्छा चलो हमने यहाँ 2 लिख भी दिए, तो हमें मुझे ये बताओ, चलो तुमसे पूछेंगे थोड़ा सा बारीकी से, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूं, रेड लेते हैं ना थोड़ा सा, 2, तो यहाँ भी मैंने 2 लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन भी 2। लेकिन एक चीज बताओ, हमें 2 यहाँ क्यों लगाए, हमें कैसे पता। तो हमें ये चीज समझना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12, और इसके पहले सेल में K, L और M, तो 2 पहले में कितना आएगा, 2, ये चल भी नहीं रहा, 8 और 2, यानी लास्ट सेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसके पास, और ऑक्सीजन हमने कितना लिया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। अच्छा KL हो गया, पहले में कितना जाता है, 2, लास्ट में कितना बच गया, 6। लेकिन इसकी क्षमता कितने की होती है, 8 की, लेकिन इसके पास तो 2 कम है, इसके पास क्या है
दो कम है, यानी एक ऑक्सीजन के पास दो इलेक्ट्रॉन कम, और ऐसे ही दो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? चार, चार इलेक्ट्रॉन कम है। अच्छा, अब यहां पे एक बार समझो, एक मैग्नीशियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? दो इलेक्ट्रॉन ज्यादा। देखो यहाँ पे दो ही थे ना ज्यादा, इसके पास कितने ज्यादा थे? दो। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? चार। मतलब ऑक्सीजन तो दो ही है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने कम है? चार कम है। बराबर हुआ है ये? थोड़ा सा केमिकली मैं चल रहा हूँ लेकर के, क्या ये बराबर हुआ है? नहीं हुआ है। तो हमें पता चला कि अगर इसके पास 4 रुपए माइनस में है उधार में, तो इसे 4 रुपए अगर बराबर देंगे तब तो ये बराबर होगा। अच्छा एक चीज बताओ, आपने 4 रुपए उधार लिए, ठीक है, क्या आपसे कोई वापस 2 रुपए लेगा? नहीं लेगा ना। क्या बोलेगा? तूने 4 रुपए उधार लिया तो 4 रुपए दे दे मुझे, यही बोलेगा ना। लेकिन मैग्नीशियम के पास है कितना? एक मैग्नीशियम के पास 2 रुपए है। अब वो 2 रुपए देगा तो फिर भी 2 रुपए बचेगा ना। बोलेगा ऐसा है कि मैं 2 मैग्नीशियम तेरे पास आ जाता हूं, तो ऐसे करके क्या बोलेगा ये कि मैं 2 मैग्नीशियम आ जाता हूँ। तो अब ये दो और दो कितना हो गया? चार। अब ये चार और चार क्या हो गया? बैलेंस। और अब ये क्या बन गया? ये 2 Mg और 2O क्या बन गया? O2 मतलब क्या बन गया? ये 2MgO। अब ये फॉर्मेशन हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, थोड़ा सा मैंने डीपली ले गया, अभी नहीं लेके जाना चाहिए, फिर भी मैं चलो समझाते चलो, क्योंकि आगे समझाना ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे समझो। अब आगे है हमारा, देखो, जब इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा तो उसे हिंदी में नाम क्या दिए हैं हमने? कंकाली समीकरण, यानी कि स्केलेटन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और जब बैलेंस हो गया तो फिर क्या नाम देंगे? क्या नाम देंगे? हाँ, बैलेंस यानी संतुलित समीकरण। ठीक है, केमिकल। अब देखो यहाँ पे हमने अभी सीखना है कि कैसे बैलेंस होगा, और ये क्यों सीखना है, ध्यान से सुनो। 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, उस टॉपिक का नाम होता है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। अब मुझे बताओ, मास कंजर्वेशन क्या कहता है? क्या चीज? हाँ देखो, कंजर्वेशन ये लिखा है ना, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। चेंज हो रहा है ना वो। अच्छा, मैं तुमसे पूछूं कि मैंने ना 200 ग्राम चीनी लिया, ठीक है, और 200 ml क्या लिया हूं? वाटर लिया हूं, तो आगे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा? उस प्रोडक्ट के अंदर 200 ग्राम चीनी भी होगा, और क्या होगा? 200 ml वाटर भी होगा, 200 ml। यानी प्रोडक्ट इधर जो इधर भी 4 हो रहा है तो उधर भी क्या होगा? 4 होगा। बराबर होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम है यानी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो एक एग्जांपल है, एग्जांपल वही है कि यहाँ पे जिंक है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट है। उन दोनों को रिएक्शन करने के बाद क्या बना? ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना है ना। अब ध्यान से इस चीज को समझिए। जिंक कितना है इसमें? एक। लेकिन इसको दो चीजें पहले बांटो, मैं बताना भूल गया अभी। इसको हम बोलेंगे क्या चीज? रिएक्टेंट बोलेंगे। रिएक्टेंट को नाम क्या देते हैं? अभिकारक। और इसका नाम क्या देंगे हम? प्रोडक्ट नाम देंगे। इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्पाद। जब भी कभी हमें बैलेंस चेक करना है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब ये चीज समझो कि इसमें क्या क्या है? जिंक है, और क्या है? हाइड्रोजन है, और क्या है? सल्फर है, और क्या है? ऑक्सीजन है। ये चार चीजें है ना। देखो यहाँ पे इस जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हम क्या नाम देंगे? अभिकारक। अभिकारक। और यहाँ क्या नाम देंगे? उत्पाद। समझ में आ गया? अच्छा, जो अभिकारक है उस अभिकारक में देखो जिंक कितना है? एक। हाइड्रोजन कितना है? काउंट करो, हाइड्रोजन कितना है? दो। दो हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पे सल्फर कितना है? S। ऑक्सीजन कितना है? चार। क्या सेम चीज इधर भी फॉलो हो रहा है? देखो वहां पे देख के बताओ। यहाँ पे जिंक कितना है? एक। हाइड्रोजन भी कितना है? दो। दोनों क्या है? दोनों तरफ बराबर। और जब दोनों तरफ बराबर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे कि नहीं? ठीक है, आगे समझो। ऐसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अब तुम्हें खुद करना है। क्या कर लोगे? करके देखते हैं।
नहीं नहीं नहीं, अभी तुम्हें कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ जानना है। पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसे क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और इसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। यानी इसे अभिकारक और इसे क्या बोलेंगे, उत्पाद। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद बोलेंगे। अच्छा देखो Fe मैंने लिख दिया यहाँ पे, और क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन लिखा है, और क्या लिखा है इसमें, ऑक्सीजन लिखा है। अब मुझे रिएक्टेंट के अंदर बताओ कि जो ये आयरन है वो कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, 2, ऑक्सीजन कितना है, 1, इस साइड का हो गया। लेकिन जब प्रोडक्ट की बात करें तो आयरन कितना हो गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया है, और हाइड्रोजन कितना हो गया है, 2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अब जो बराबर नहीं है तो उसको बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, तो इसको स्टेप समझो, इसके स्टेप। पहला स्टेप, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हमने देखे कि जो वाटर का था यहाँ पे, एक तरफ कितना था, देखो हाइड्रोजन कितना था यहाँ पे, 2 था, इधर भी क्या है, 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, और यहाँ कितना है, 4। तो हमने इसको बैलेंस करते हैं पहले। देखो ये तीसरा स्टेप कैसे आ गया, पहले वहां पे Fe आएगा ना, आगे पीछे हो गया क्या, हाँ चलो कोई नहीं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बराबर करते हैं। देखो यहाँ कितने थे, 4 थे, तो हमने यहाँ पे 1 को किससे गुना किए, 4 से, तो यहाँ भी हमें कितने हो गया, यहाँ भी 4 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पे, 4 दूनी 8, 8 इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा। देखो भले ही हमने यहाँ पे H2O लिए है, अगर हम यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4। इस तरफ तो 4 हो गया, लेकिन बढ़ क्या गया इसमें, हाइड्रोजन बढ़ गया। अब उस एक चीज को बैलेंस किए तो दूसरा हमारा बिगड़ गया। तो हमने क्या किए, उसको भी बैलेंस करने के लिए उधर हमने हाइड्रोजन पे कितना मल्टीप्लाई कर दिए, वहां पे 2 थे, 1 मिनट रुक जा, पीछे चलो पीछे चलो। देखो यहाँ कितने थे, यहाँ कितने थे, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो मैंने यहाँ पे कितना लगाया, 4, यहाँ लगाया ना 4। अब बताओ हाइड्रोजन कितना हुआ, 8, ऑक्सीजन कितना हुआ, 4, यहाँ भी कितना है, यहाँ भी कितना है, ये तो बैलेंस हुआ, लेकिन कौन बिगड़ गया, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा। तो अब देखो 4 दूनी कितना हुआ ये, इधर भी कितना है, बैलेंस हुआ ना। अब बताओ लेकिन क्या ये बैलेंस है, तो यहाँ पे ये कितना है, 3, तो यहाँ भी कितना लगाएंगे, तो अब तो बैलेंस हो गया ना। तो अगला स्टेप समझो, इन सब स्टेप में उन्होंने क्या किया है, एक एक करके स्टेप को बताया है। ठीक है, कि बैलेंसिंग में अगर विदाउट बैलेंस है तो उसे कंकाली बोल दिया इन्होंने, या फिर क्या बोलते हैं, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कर दिए तो बैलेंस इक्वेशन बोल दिया। लेकिन बैलेंस करने के कुछ 5 स्टेप थे। पहले स्टेप में देखो ऐसा है कि अपने अकॉर्डिंग, ये अगर जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग पहले किसी को भी बैलेंस कर सकते हो। जैसे अब देखो इसमें क्या थे, मैंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया, ऑक्सीजन को, कि ये बैलेंस नहीं है। और तुम्हें क्या दिखेगा सबसे पहले, इसको भी लेके चलते हैं एक बार, एक क्वेश्चन आता है इस पे, इसलिए समझ के अच्छे से चलना है यहाँ से, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं है बस चैप्टर में। देखो बताना ध्यान से, यहाँ Fe कितना है और यहाँ पे Fe कितना है, एक स्टेप में हो जाएगा। यहाँ कितना है, 3, यहाँ कितना है, यहाँ 3 लगा दिए, 3 Fe बन गया, बन गया ना। अच्छा अब देखो यहाँ कितना हाइड्रोजन है, क्या अभी इसको बैलेंस करने की जरूरत है, नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यहाँ तो क्या था, 4 थे, लेकिन यहाँ क्या थे, 1। तो हमने सोचे इसको तो 4 बनाना पड़ेगा फिर तो। अब 4 बनाना पड़ेगा तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, 4 से। तो जब हमने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो पता चला हमें क्या, कि ये कितना हो गया और ये कितना हो गया, 4, ये 4 और ये 4, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 6 और बढ़ गया, क्या बढ़ गया, यहाँ 2 थे और यहाँ पे 8 है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया। तो अब उसको 8 बनाने के लिए आप यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, 4 दूनी 8। एक बात हमेशा ध्यान देना, इसको एक एक सिंगल मतलब एक एक स्टेप करके करना।
एक ही बार में मत कभी तुम करोगे ना तो फिर दिक्कत कर जाओगे, क्योंकि मुझे तो आता है इसलिए मैंने समझा दिया इसको कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तुम्हें एक पहले इसको बैलेंस करना, फिर इसको बैलेंस करना, फिर इसको बैलेंस करना, फिर ये भी देखना कोई बिगड़ तो नहीं रहा है ना, और फिर बराबर चेक करना क्या दोनों तरफ बराबर है। अगर दोनों तरफ बराबर आ गया यानी तुम्हारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। अभी देखो एफ कितना है, यहाँ पे एफ कितना हो गया बैलेंस करने के बाद 3, तो यहाँ भी कितना हो गया ये 3, ये कितना हो गया 4 दूनी 8, तो ये हाइड्रोजन कितना हो गया 8, इधर भी कितना हो गया ये 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ कितना था 4, तो यहाँ भी कितना हो गया 4। क्या अब दोनों बैलेंस नहीं हो गया है? जब बैलेंस हो गया तुम्हारा ये 2 नंबर का सवाल आएगा इस पे, ये 100% श्योर है आएगा ही। ठीक है, ये कुछ स्टेप है जो तुम्हारे पढ़ने के लिए है, वैसे मैंने अभी समझा दिया था फिर भी। ठीक है, ये कुछ स्टेप है इसको फॉलो करना, और लास्ट में पूरा इस इक्वेशन को ऐसे बना करके दिखाओगे। ठीक है, कुछ सिंबल है उसको भी समझ लो। जैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मान लो ये एस लिखा है तो एस का मतलब क्या है, जी का मतलब क्या है, लेकिन अगर एक यू होगा तो एक्वस हो गया। ठीक है, जी लिखा तो गैस हो गया, चलो ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ एल लिखा हुआ तो लिक्विड, ये ध्यान देना। अब हमें क्या है, स्टेप ऑफ बैलेंसिंग तो हमने समझ लिए, और भी है इसमें एग्जांपल है, ये सिर्फ तुम्हारे लिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो पहले क्या था, यहाँ पे CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, और यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन है, और यहाँ फॉर्मेशन कितना हुआ है CH3OH का। अब देखो यहाँ पे कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ भी कितना हो गया 4, तो बराबर हो गया नहीं हुआ बराबर। देख भाई 3 हाइड्रोजन ये और एक कितना हो गया ये 4 हुआ ना, तो 4 हाइड्रोजन है इसमें, यहाँ भी कितना है 2 दूनी 4, कार्बन कितना है यहाँ पे एक है, यहाँ भी कितना है एक, यहाँ भी क्या है एक है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है एक, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना होगा एक। अब बराबर है तो बैलेंस है, अब बराबर नहीं होगा तो बैलेंस नहीं है। ठीक है, देखो एक स्टेप में भी कर सकते हो, कई सारे स्टेप में भी कर सकते हो इसको। अब हमें समझना है क्या चीज, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस को, सॉरी केमिकल रिएक्शन को, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को। देखो वैसे 5 है टोटल, कितने हैं 5, लेकिन इसके अंदर बहुत से ऐसे आएंगे जो इसके सब टाइप होंगे, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, इससे कुछ टाइप्स होंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया, उससे कितने प्रकार हो गया 5, सॉरी 5 कितने हैं 5, कितने हैं 5। पहला बताओ कौन सा है, हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको। दूसरा कौन सा है, हिंदी में इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको। तीसरा है इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे। और चौथा क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और पांचवा क्या है इसमें, अपचयन और उपचयन। क्लियर है, ये 5 टाइप है, और पांचों के टाइप को अब हमें अलग अलग समझना है। ठीक है, ध्यान समझो। पहली टाइप में क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। देखो संयोजन में क्या होगा, कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं ना हम, तो 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट को कंबाइन करने के बाद सिंगल प्रोडक्ट बंस फॉर्मेशन हो सकता। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इंग्लिश हिंदी में समझो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक को मिला करके जो उत्पाद का निर्माण होगा उसे हम क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा एक बार इंग्लिश में रिपीट करो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, बोलो यहां से देख के बोले हुए, रिपीट करिए ऐसे नहीं गुल, एक बार देखिए बोलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 or more reactant combine to form
सिंगल प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन। हिंदी में जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है उसे हम क्या बोलेंगे? एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल समझना। यहाँ पे लिखा है ये CaO, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कौन से फॉर्म में? ये सॉलिड के फॉर्म में। जो चूना होता है ना घर में, वो चूना ही है ये। उसमें हमने क्या डाल दिया? इसके ऊपर पानी डाल दिए, और जैसे ही पानी डाले तो ये क्या फॉर्मेशन हुआ? यहाँ पे CaOH का ट्वाइस, CaOH का ट्वाइस। देखो साथ साथ अगर लिखते रहोगे ना केमिकल रिएक्शन को, वो तुम्हारा सही रहेगा। ठीक है? तू कुछ लिख रही है? कुछ लिख रही है या ड्राइंग बना रही है? यहाँ प्रैक्टिस करते चलो तो बेहतर रहेगा ये। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या फॉर्मेशन होता है? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसको हम क्या पढ़ेंगे? CaOH का ट्वाइस पढ़ेंगे। ट्वाइस मतलब दो बार, ट्वाइस मीन्स दो बार। ठीक है? और साथ में क्या रिलीज होगा? यहाँ पे हीट रिलीज होगा। क्लियर है? अब देखो, क्या इसमें दो रिएक्टेंट है? क्या दो अभिकारक है? और दो अभिकारक से निर्माण क्या हो रहा है? ये बन क्या रहा है? ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? ये एक हो रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या नाम क्या दोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ जो रिएक्शन हुआ है इन दोनों को मिलाने के बाद इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के साथ साथ क्या निकला है? यहाँ पे हीट। यहाँ हीट निकला है ना, और जब हीट निकलता है तो एक्सो बोलते हैं, बाहर, बाहर निकलना। और हीट को ना केमिकल मतलब इस केमिस्ट्री में ना थर्मो कहते हैं, एक्सोथर्मो। ठीक, तो थर्मो बोलेंगे या फिर एक्सोथर्मिक। अब ये परफॉर्म हुआ है रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा? उसका डेफिनेशन यहीं से, यहीं से विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। जो हीट रिलीज हो रहा है ना, वही कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर जो हीट रिलीज हो रहा है, उस हीट रिलीज होने को ही हम क्या बोलते हैं? इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यानी उसको हम क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी बोलेंगे। इसमें क्या होता है कि जब संयोजन अभिक्रिया होता है तो संयोजन अभिक्रिया में प्रोडक्ट निर्माण के साथ साथ जो हीट यानी हीट उष्मा उत्पन्न हो रहा है उसे हम उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ? फिर से देखो, लिख लो, लिखना है लिख ले। संयोजन अभिक्रिया में उत्पाद निर्माण के साथ उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है? इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, विद प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिख रहे हो कोई? नहीं लिख रहा है? नहीं लिख रहे हो तुम सब, आगे फिर सुनो। देखो यहां देखो, ये है अपना गांव का सिस्टम। गांव में जब पुताई होता है ना दीवार की, अब तो खैर ये सब आ गया, पीओपी सब आ गया है, लेकिन पहले ऐसे होते थे। भैया किए है ना आप? भैया ऐसे पुताई करते थे ना गांव में चूना को मिला करके। तो गांव में दिवाली के टाइम क्या होते थे पहले, जैसे याद है बहन जो थी ना, तो वो ना वो बनाती थी छोटे छोटे घर बना करके, उसकी ना दिवाली में पूजा होता है। याद है भैया आपको? गांव में छोटे बहन बनाती है, पूजा करते हैं छोटा छोटा घर बना करके उसकी पुताई भी करते थे। घर की भी वैसे पुताई होती है, लेकिन ध्यान सुनो, वहाँ उस समय हम चूना खरीद के लाते थे। खरीदने के बाद उसको घोलते कैसे थे? प्लास्टिक में या किसी, क्योंकि ये फट भी जाता है कई बार गर्म होकर के, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये। तो जब हम इसमें पानी डालते थे, अचानक से पहले उसमें से हीट निकलता था, अचानक बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था ये। फिर कुछ समय बाद ये ठंडा होता था, फिर उसको लकड़ी से मिलाते थे और फिर उसका यूज दीवार की पुताई के लिए करते थे। फिलहाल जो ये पीछे रिएक्शन बताया था ना, ये जो रिएक्शन बताए थे यहाँ पे, कैल्शियम ऑक्साइड को जो क्विक लाइम बोलते हैं, उसमें वाटर मिला करके क्या बनाया हमने? स्लैक लाइम।
तो ये उसको दिखाने के लिए है, उसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है स्लैग लाइम सॉल्यूशन का। इसे हम क्या बोलते हैं, व्हाइट वॉशिंग भी बोलते हैं। देखो दिक्कत सबसे बड़ी क्या है, अगर तुमसे मैं ऐसे बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड तो लिख लोगे, लेकिन तुमसे पूछेगा क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम क्या होता है, और तुमसे यही पूछेगा कि एक टेस्ट ट्यूब है उसमें क्विक लाइम है, एक में वाटर है, और दोनों ही टेस्ट ट्यूब को क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब नाम का सीड है उसमें मिक्स कर दिया है, बताओ किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है। और ऐसे जैसे मैं मुंह से बोल रहा हूं तुम्हें इतनी बड़ी स्टेटमेंट होगा कम से कम इतनी लाइन की, और उसमें से एक दो सवाल पूछेगा, और ऐसे आते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन में, ठीक है। और इसको अच्छे से समझना। आप समझो, हमने पीछे देखे थे किसकी फॉर्मेशन हुआ था, किसकी फॉर्मेशन हुआ था यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर इसे क्या बोलेंगे OH का ट्वाइस कैल्शियम का। अगर उसमें से किसको पास करते हैं हम, किसको पास कर रहे हैं हम, और जैसे ही हम उसमें पास करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या क्या यहां से अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। अब इसको बार बार ना तुम सब लिखा भी करो, कॉपी पर लिखने की आदत डाले, सुनना नहीं है, सुनोगे तो फिर दिमाग से निकल जाएगा, लिखते चलो इसको, इसको लिखते चलो साथ साथ, हाथ से ना उस पर सिर्फ कुछ और मत लिख, इसको प्रैक्टिस करो इसको, क्योंकि बच्चे को यही याद नहीं होता है, पूरी तरह से याद नहीं होता है, लास्ट तक यही रखते रहते हैं, ठीक है। तो अब ये देखो ये रहा यहां से मार्बल भी होते हैं ऐसे, हेलो, हाँ ठीक, ये आज क्लास है ना तब तक वो घर से निकलेगी। कुछ मत लिखियो, इसके अलावा इसको प्रैक्टिस करो, इसको प्रैक्टिस किया करो। और ये मैं बता दूं, जाके देख लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, कि जब एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैसेज होते हैं उसको पास कराते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये आया हुआ है। चलो मैं ही पेपर दिखाऊंगा, पेपर भी, और किस साल पूछा गया वो भी क्वेश्चन दिखाऊंगा इसी पे भी, आगे समझो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, ये दिख रहा है, ये क्या है, कोयला है। तो इसमें देखो बर्निंग ऑफ कोल, जो कार्बन होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं, और जलाने के बाद क्या होता है, किसकी फॉर्मेशन होती है, CO2 की होती है, और ये किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे देख रहे हो बर्निंग ऑफ कोल, गांव घर में जलाया जाता है तो कैसे होता है, यही होता है, भैया हंसी लगा रहे हो आप देखो बर्निंग ऑफ कोल हाँ हो रहा है, नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो बर्निंग ऑफ कोल में क्या है, यहाँ देखो ये अपना कार्बन है, ये जो काला ग्लास दिख रहा है ना कार्बन है, इसको रखो और धीरे से उसमें नीचे से जला दो आग, आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, कंप्लीट आग पकड़ लेगा, और अधिक अमाउंट ऑफ मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है ये, ठीक है। अगला रिएक्शन देखो यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाए तो क्या फॉर्मेशन हुआ है, H2O, ठीक है। अब ये भी पूछ लो किसी से, कोई बताएगा कि ये कैसे फॉर्मेशन हुआ है, ये H2O बना कैसे है, कोई बता सकता है इसमें, इजी सवाल है। चलो यही बता दो कि कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाने के बाद CO2 फॉर्मेशन क्यों हुआ है, बोलो, चल मैं समझा देता हूं, बताओ कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, KL, पहले किस में जाएगा, 2, इसमें कितना आएगा, 4। ऑक्सीजन का मैंने ऊपर बताया था एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले में कितना जाएगा, 2, इसमें कितना रहेगा, कितना कमी है इसको, इसको कितना कमी है। लेकिन देखो कार्बन के पास एक एबिलिटी होता है कि वो ना तो देता है ना तो लेता है, वो क्या करता है,
वो बनाता है शेयर पेयर बॉन्ड बनाता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको बाइंड करने के लिए ये जो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन के पास कितना हो जाएगा 4, और इसके पास 4 क्या थे एक्स्ट्रा थे, और दोनों मिलाकर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा CO2 की। ठीक है, ऐसे इसमें भी है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 होता है इसके पास एटॉमिक नंबर इसका, और इसके पास कितना है देखो 2 कमी है, और कितने हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल कितने कम है 4, और 2 दूनी कितना हो गया ये 4 प्लस का, और दोनों कंबाइन होकर क्या फॉर्मेशन कर लिया इसने H2O। सभी के पीछे रीजन होता है कि ये फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, 9th क्लास में सिखाया जाता है इसको, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया एग्जाम्पल के साथ। अब ये सब प्रैक्टिस तुम्हें खुद भी करना है, और भी एग्जाम्पल है इसके, जैसे ये डेली लाइफ से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेज, ठीक है, जो मीथेन गैसेज होती है ना, मीथेन, उसको जब हम जलाते हैं तो क्या क्या फॉर्मेशन होता है CO2 और वाटर भी निकलता है, ठीक है। इसके अलावा रेस्पिरेशन से, जैसे हम चैप्टर 6 में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं पूछूंगा तो बता भी सकते हो, क्योंकि कुछ बच्चे नए लग रहे हैं, बाकी सब तो कुछ ये पढ़ी हुई है, इसको पढ़ाया था चैप्टर 6 मैंने। अब मुझे बताओ ये इसके बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, कहाँ होता है हमारे बॉडी में, सेल के किस पार्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिल्कुल सही है। देखो जब हम खाना खाते हैं ना खाना खाने के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ होता है, हमारे बॉडी का एक सेल होता है, सेल का भी एक पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, उस माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जाके मिलता है, क्योंकि हम जो सांस ले रहे हैं ना अभी ये वो वहाँ पहुँच रहा है, और वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर क्या फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पे, क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और जब ये ग्लूकोज टूटता है ना तो हमें क्या मिलता है एनर्जी मिलता है। अच्छा मैं अभी जो बोल रहा हूँ मुझे एनर्जी कैसे मिल रहा है, इस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये जो ग्लूकोज है ना हमारे बॉडी में स्टोर भी होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। और जब हम उपवास पे रहते हैं, जैसे हमारी मम्मी कल भी या फिर जो आज कोई गणेश चतुर्थी का व्रत कर रखा होगा तो वो उपवास पे होगा, तो वो जो खाना पीना नहीं खाते हैं उस टाइम जो होती है हमारे बॉडी के अंदर जो स्टोर ग्लूकोज होता है ना वो बर्न हो रहा होता है, ठीक है, ध्यान देना। अगला है अब टाइप, अब आया है किस पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। देखो पहले भी हमने क्या किए थे 2 मिला करके 1 बनाए थे, अब क्या होगा 1 होगा तोड़ देंगे उसको, लेकिन तोड़ने में हमें क्या देना पड़ेगा उसको। अच्छा मान ले कि मुझे इस दीवार को तोड़ना है, हथौड़े मैंने तुझे दे दिया, दे हथौड़े मार रहा है, यानी कि हथौड़े तो मार रहा है, साथ में अपनी बॉडी का क्या हम यूज कर रहे हैं एनर्जी भी यूज कर रहे हैं, और जब हम एनर्जी देते हैं तो दैट कंडीशन में होता है अपनी हम ना एनर्जी को शोषित कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसको हिंदी में उष्मा शोषी कहते हैं, और अब दे रहे हैं तो अंदर दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक कहते हैं। अच्छा इसमें आएगा एंडोथर्मिक, लेकिन फिलहाल अभी हम क्या पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे इसको वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहां देखो जो रिएक्शन होगा ना उसमें रिएक्टेंट क्या होगा, एक ही रिएक्टेंट होगा। कितना रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट को हिंदी में मैंने बताया था क्या बोलेंगे अभिकारक, और एक ही अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक क्या बन सकता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और इसे ही हम क्या बोलेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। बताओ समझ में आ गया या नहीं आया। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, एग्जाम्पल है इजी सा एग्जाम्पल है, क्या लिखा है यहाँ पे फेरस सल्फेट, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब हमने क्या किए गर्म किए, देखो यहाँ पे ये कोई छोटी सी गुड़िया है, ये क्या करी है इसमें लिया है फेरस सल्फेट, ठीक है, ये फेरस सल्फेट है इसमें, ये फेरस सल्फेट है, और ये बर्नर से हमने क्या किया इसको गर्म किए, और जैसे हमने गर्म किए वो टूट गया किसमें, देखो Fe2O3, इसका नाम क्या है फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम क्या है इसे बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। साथ ही साथ हमें एक गैस निकला है यहाँ पे
इसे क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 मतलब डाई, सल्फर डाई ऑक्साइड। अगर 3 है तो सल्फर ट्राइऑक्साइड। अगर 1 होगा तो सल्फर मोनोऑक्साइड। मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी कि जब फेरस सल्फेट को हमने गर्म किया, क्या क्या फॉर्मेशन हुआ? बोलो फेरिक, बोलो बोलो, फिर सल्फर डाई ऑक्साइड, फिर सल्फर ट्राई ऑक्साइड। पूरा नाम बोलना सीख, ये बोलना नहीं आएगा ना तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हवा को में मतलब क्वेश्चन उड़ेंगे तेरे एग्जाम के अंदर, बोलेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर रही है, देखो यहाँ पे, यहाँ से ये टोंग से पकड़ी है, यहाँ पे ये फेरस ऑक्साइड है यहाँ पर, और फेरस सल्फाइड है, नहीं फेरस सल्फेट है, और इस सल्फेट को हमने गर्म किया यहाँ से, और गर्म करने के बाद देखो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये तीनों का फॉर्मेशन हुआ है। और इसको लिखना है, इसको लिखना है एग्जाम में ऐसे भी देगा, यहाँ लिखेगा ए, यहाँ हीट लिखेगा, यहाँ लिखेगा बी सी और यहाँ पे डी, और तुम्हें ए बी सी डी का नाम लिखो, नाम लिखो, या फिर ये करेगा यहाँ पे दे देगा, ये दे देगा और यहाँ पे बस ये लिख देगा, बोलेगा ए बी और सी का नाम लिखो। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगला एग्जांपल देखो, क्या है ये, और अभी हमने पीछे एक बनाए भी थे कैल्शियम कार्बोनेट, याद है? हमने पीछे कैल्शियम कार्बोनेट बनाए भी थे। यहां देखो, ये जब मैंने पढ़ाया था तो क्या बनाया था? यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनाया था, और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रहा। हाँ, अब देखो, अभी कैल्शियम कार्बोनेट से क्या कर रहे हैं हम? तोड़ रहे हैं, किसको दे करके? हीट दे करके। क्या क्या फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ? लाइम स्टोन से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? क्विक लाइम, और क्या कौन सी गैस निकलती है यहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो इसको हाथ साथ ही साथ प्रैक्टिस करा करो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है? देखो, थर्मल का मतलब पहले बता रखा हूँ, हीट से होता है। जब भी कभी किसी रिएक्शन में हीट दे करके किसी चीज को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अच्छा, किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसके अलावा बताओ अगर हम लाइट से, फोटोलाइटिक, नाम अपने आप खुद फिक्स है, खुद ही कहता है मैं ही डेफिनेशन हूं, ठीक है। आगे समझो, आगे आगे आगे। अब आगे एग्जांपल है, यहां पे लगाना फिर से इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है सीबीएसई में क्वेश्चन, एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। और यहां तक ये डायग्राम भी चेंज नहीं हुआ है, डायग्राम भी एज इट इज करो। ये डायग्राम नीचे दिया हुआ था और यहाँ पे ये लिखा हुआ था ए बी सी, जो बोलता हूँ ना मैं बार बार, वैसे लिखा हुआ था, ठीक है। एज इट इज इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, जब लेड नाइट्रेट को हमने क्या किए? गर्म किए, क्या फॉर्मेशन हुआ? लेड ऑक्साइड। पीबी का क्या बोलते हैं हम? लेड कहते हैं। और साथ में क्या यहाँ से निकला है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में यहाँ पे और क्या निकला है? ऑक्सीजन निकला है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ जहां भी इतनी से भी ना समझ में आए पूछ लियो, क्योंकि मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि एक ही बार पढ़ाऊँ, अच्छे से समझ में आए। मेरा स्पीड कोई फास्ट नहीं है, आराम से ही पढ़ा रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, पूछते ही जाना साथ साथ, क्योंकि ये चैप्टर मेरे हिसाब से ये तुम्हारा लास्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम पढ़ लिए हो और ये तुम्हारा लास्ट टाइम है, ये चैप्टर दोबारा रिपीट नहीं होगा फिर, ठीक है। ध्यान से सुनते हुए, ना समझ में आए पूछते चलना, ठीक है। क्योंकि एक ही चैप्टर को बार बार अगर पढ़ोगे तो फिर और चैप्टर तो रह ही जाएगा। आगे ध्यान से सुनो, अगला पॉइंट समझो। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, मैं पहले कह रहा हूं, आप इससे बाहर एक भी चीज मत पढ़ना। ये मैं ना श्योर कहता हूँ, 100% श्योर। अगर एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आया, मैं लाइफ में कभी पढ़ाऊंगा नहीं। इस चैप्टर में जो मैंने ये भी नोट्स तैयार किया है, इससे कोई बाहर नहीं आएगा।
एक भी क्वेश्चन, तेरा कितना भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ये 100% श्योर है। बस हिंदी में नहीं है, ये दिक्कत है। दिक्कत क्या है ना, देखिए इंग्लिश में फटाफट फटाफट हो सकता है, सब चीजें सेटअप कर सकता हूँ, लेकिन इसको सेट उसमें ना हिंदी में जल्दी मिलता भी नहीं है। देखो मैं से बताता हूँ, मैंने खुद से नहीं बनाया, मैंने रिसर्च किया इसको, ढूंढा है इसको कि हाँ कौन सा बढ़िया रहेगा। अगर मैं खुद बनाने बैठता ना तो एक दिन मुझे सिर्फ इसको टाइप करने में लगते, एक दिन मुझे टाइप करने में लगते। मैंने सिर्फ इसको ढूंढा है, और भी मात्र समय देगा 3 घंटे। फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि पावर पॉइंट पे ऐसे सेट हो जाते हैं? बहुत समय लगता है इस पे सेटअप करने में, और अपने हिसाब से उसको अरेंज करने में कि हाँ इस फोटो के बाद यही दिखना चाहिए, हर चीज। ठीक है, आगे ध्यान से सुनो। अगला जो है अपना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वही कौन सा ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम दे रहे हैं इसमें। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में हम किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं इसमें? वाटर को तोड़ रहे हैं इसको। ठीक है, और जब वाटर तोड़ेंगे किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जब हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वाटर को हम तोड़ते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ कैथोड पे क्या आ जाएगा फिर? ये देखो, यहाँ ये बताना ही भूल गया मैं, ये है अपना बैटरी जो कितने वोल्ट का है? 6 वोल्ट का है। ठीक है, देखो ये जो है ना, ये रबर है, ये दोनों क्या है? रबर है। और ये जो पूरा तुम्हें दिख रहा है, एक कैथोड है, दूसरा क्या है? एनोड। कैथोड पे क्या है? नेगेटिव है, और एनोड पे क्या है? पॉजिटिव है। और ये जो है ना, ये ग्रेफाइट का रॉड है। कौन सा रॉड है ये? ग्रेफाइट रॉड। और ये पूरा क्या है? ये टेस्ट ट्यूब है, ये पूरा टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में देखो यहाँ पे वाटर यहाँ पे यूज कर रखा हूँ। ठीक है, वाटर यूज कर, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किए, तो ये जो वाटर है किसमें टूट गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ध्यान देना। और जब ये जो पी लेता हूँ अभी कुछ देर में। तो इस तरह के रिएक्शन जो पीछे मैंने बताया उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक, यानी हिंदी में बोलते हैं विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत मतलब होता है, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग, क्या बोल सकते हैं उसको, विद्युत धारा का उपयोग करके जब वियोजन अभिक्रिया परफॉर्म होता है, मतलब मुझे तो इंग्लिश में ज़्यादा याद रहता है भाई। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी थोड़ी सी क्या है ना, मैं अगली बार जब बना के लाऊंगा ना, मैं कोशिश पूरी तरह से करूंगा कि उसमें हिंदी भी हो और इंग्लिश भी हो पूरी तरह से, क्योंकि सारा चीज़ें अब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। हो गया ये? कुछ काम भी नहीं थे क्या? हाँ नहीं थे, छोड़ो। लेकिन हाँ एक बात ध्यान देना, ये जो पीछे वाला रिएक्शन था ना, वो भी उतना नहीं पूछा गया है। मतलब अगर मैं मान लो 20% करीब मैं देखा हूँ, लगभग समझ लो पिछले 10 साल का अनुभव है पेपर देखने की। आगे समझो, अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं? हम सनलाइट का यूज करके। अब सनलाइट का यूज करके किसको, क्या लिखा है यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड है। जब उसके ऊपर सनलाइट अगर हम देते हैं ना, तो यहाँ पे क्या, सिल्वर अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया, तो इसे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, फोटोलाइटिक का मतलब क्या होता है? प्रकाश का नहीं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अब उसका देखो यूज कहाँ है। जैसे सिल्वर क्लोराइड्स थे, ऐसे ही क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड होता है। अब जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, इसका भी देखो हमने क्या किए, ब्रेक डाउन कर दिया किसके? सनलाइट का यूज करके। आप ये फोटोग्राफी दिख रहा है इसमें, पहले जमाने में ऐसे आते थे, फोटो खींचने वाला मशीन होता था उसमें। आजकल तो क्या मेमोरी कार्ड लगता है, पहले ऐसे आते थे फोटोग्राफी कर लिए, अलग बने हुए आते थे। ठीक है, इसका यूज करके हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खींचते थे। ब्लैक एंड व्हाइट, मेरा अभी भी फोटो है एक जो बचपन का है, मेरे पापा के पास उसमें एक कैमरा थे, तो उन्होंने मेरा फोटो खींचे थे, तो वो ऐसे ही दिखता है। मतलब उसमें मैंने फोटो खींचा हूँ, ऐसे नॉर्मली है ये। ठीक है, लेकिन पहले ऐसे रील टाइप का आते थे। ये रील मतलब वो बनाने वाला नहीं है, ये रील पहले बड़ी सी आती थी, उसमें फोटो खींचे जाते थे, और इसका यूज करके फिर फोटो को निकलवाए जाते थे। बड़ी पहले डिफिकल्ट होता था। आजकल क्या है, मोबाइल लो, ले फोटो खींच लिए। हाँ, पहले बनती थी, लेकिन उसमें ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, खर्चा बहुत ज्यादा पड़ता था पहले। अभी क्या है, बड़ी सस्ता है, सारा काम मोबाइल से, ये रील। समझ में आ गया?
और भाई इसको याद रखना, मैं बहुत कम पे ही स्टार लगाया था, 2-3 जगह स्टार लगाया हूँ, और बाकी इसमें एक ये स्टार लगाया हूँ। ठीक है, तुमसे बस ये पूछ लेगा कि इसका यूज क्या करते हैं, तो बता देना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। ठीक है, बता दोगे? तो अभी 5 मिनट के बाद जस्ट मैं सेम चीज पूछने वाला हूँ। देखो, अब ज्यादा पेज नहीं है, कितना पेज रह रहा है? बस 11 पेज, 11 पेज है, वो भी ऐसे लिखे हुए है, समझाना है। एक बार पढ़ रखे हो, 6:30 बज गया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा देर और 15 मिनट और लेंगे बस, क्योंकि फिर इतना टॉपिक को ना मैं पढ़ाने दोबारा फिर मजा नहीं आएगा। अभी क्या है, तुम्हारा एनर्जी बना हुआ है। नहीं, मजाक मस्ती कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मजाक मस्ती तो होते रहता है। तुम तो फोन तो ऐसे भी देखते रहते हो, बहुत से बच्चे तो रील ही बनाते होंगे तुम में से, नहीं बनाते हो रील? आजकल तो हर कोई रील बनाता है, टीचर रील बनाते हैं, तो तुम सब कैसे हो? सभी रील बनाते हैं। मैं रील नहीं बनाता हूँ, लेकिन मैं रील नहीं बनाता हूँ, मैं तो वो तुम्हारे लिए फायदे करवा रहा हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो तुम्हें रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाए, कि सेम चीज को तुम रिवाइज कर सको कि भैया ने क्या समझाए थे। ठीक है, और ये बेनिफिट्स तुम्हारे पास ही जाएगा, मेरे पास नहीं आएगा। मैं तो पढ़ा के निकल लूंगा अभी। तो एक बार समझिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये लास्ट टॉपिक रहेगा, मतलब ये लास्ट पॉइंट है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मैंने पहले ही बता दिया था इस पॉइंट को कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, अच्छा मानो, सुनो ध्यान से, हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो उसमें कैसे चबाते हैं, कोई बताएगा? कैसे चबाते हैं? चबाते कैसे हैं बताइए? खाना खाते वक्त चबाते कैसे हैं? दांतों से, ऐसे से, ऐसे चबाते हैं ना। अच्छा, चबाते हैं तो उसमें चबाते वक्त हमें हीट देते हैं या फिर हमें मिलता है? ऐसा है कि देखो, हीट ना देते हैं ना लेते हैं, हम एनर्जी देते हैं उस समय। ठीक है, और ध्यान सुनो, क्यों? क्योंकि जब हम खाना जिसमें खाते हैं ना, तो एनर्जी हमारे बॉडी का वेस्ट होता है। क्यों? अगर हम मुंह से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उस टाइम हम एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ले नहीं रहे। लेंगे कब? जब वो फूड्स आफ्टर डाइजेस्ट, मतलब पूरी तरह से पाचन हो जाएगा और हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम खा रहे होते हैं तो उसमें मुंह को ऐसे ऐसे बड़ी जोर जोर से चबा रहे होते हैं, तो एनर्जी हम उस समय दे रहे हैं। और देने का क्या सेंस मिलता है इसमें, कि उस समय हम एनर्जी देने का मतलब क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है उसमें। अब वही बात है, किसी भी चीज को, घर में कोई भी हम एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस है। ठीक है, तो एक बार देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें, इसको करने के लिए किसकी जरूरत होती है हमें? एनर्जी की। वो किस फॉर्म में हो सकती है? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, और इसको ब्रेक डाउन करते हैं रिएक्टेंट को, किसमें? प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, और उस रिएक्शन में क्या होता है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो। ठीक है, और जब वो एब्जॉर्ब होता है तो उस तरह के रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे? या फिर उष्मा शोषी। शोषी का मतलब क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है उसका। एनर्जी का शोषण हो रहा है। ठीक है, जब हम एनर्जी का क्या हो रहा होता है, हमारे बॉडी से किसी एक्टिविटी में लगा हुआ रहता है, तो उसमें हमारे बॉडी से एनर्जी लॉस होती है, शोषण हो रहा होता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, जैसे एग्जांपल और भी है यहाँ पे। एग्जांपल क्या है यहाँ पे? बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड है ये, और जब ये अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है ये? बेरियम क्लोराइड। बोलो मेरे साथ, जब बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड। बोला कर गधे, बोल ले। बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है अमोनियम क्लोराइड से, तो क्या फॉर्मेशन होता है? बार बार बोलने से आएगा, मैं बार बार इसी चीज को तो समझा रहा हूं तब से, कि बिना बोले तो कुछ नहीं होता है। मैं पूछ ले तब से खड़े ही हूँ, 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के 2.5 घंटे हो गए मुझे। 9th क्लास को मैंने भी 1 घंटे पढ़ाया, उस समय भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लगातार बोल ही रहा हूँ मैं, ना पानी भी नहीं पिया मैंने। आगे समझो, अब आ गया किस पे? डिस्प्लेसमेंट पे। इसके अलग ही नखरे होते हैं। ये है पावरफुल आदमी, और ये क्या करता है? कहता है कि मैं ज्यादा पावरफुल हूं, तू बोलेगा तुझे उठा के फेंक दूंगा मैं। ये यही काम करता है। क्या काम करेगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि जब हाई रिएक्टिव यानी हाई पावरफुल लो रिएक्टिव को क्या करेगा? डिस्प्लेस। भाई हट, मुझे बैठने दे। ठीक है, अब यहाँ से छोटा सा है, कोई बॉडी बिल्डर आएगा, उठा के ले, उठा के, मुझे बैठने दे। तो इस तरह के रिएक्शन भी होते हैं यहाँ पे, जिसमें क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को
अपने जगह से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद आ जाता है वो। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है आयरन, ठीक है, और ये है कॉपर भाई। एक आयरन भाई और एक कॉपर भाई। ये थोड़ा पावरफुल आदमी है। ये पावरफुल ने क्या किया, कॉपर को चल साइड ऑफ, और ये क्या बना लिया, फेरस सल्फेट, और क्या निकल गया उधर, कॉपर। यानी कि हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। और दिस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी हिंदी में विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब जब अधिक अभिक्रियाशील कम अभिक्रियाशील को क्या करेगा, उठा के फेंक देगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे बताओ, विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। बोलो आयरन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर सल्फेट। अब बताऊं भाई ये क्वेश्चन कैसे आया था कि एक ब्लू सॉल्यूशन है, एक कौन सी सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन है, नीला विलियन है, और जो आयरन सल्फेट होता है ना वो ग्रीन होता है। वो कैसा होता है, ग्रीन सॉल्यूशन होता है, ग्रीन। ये ऐसे आया था कि एक यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है और एक क्या है, ब्लू सॉल्यूशन है। जब उसके अंदर डिप किया गया तो उसका कलर किसमें चेंज हो गया, ग्रीन में। अब बताओ कि उसमें क्या प्रेजेंट है ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि जब हम कॉपर सल्फेट जो ब्लू सॉल्यूशन होता है उसमें हम आयरन को डिप करेंगे तो उसका कलर किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ श्योर 100% ये आया हुआ है। इस पे फिर मैं स्टार लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ तुम्हें दिख रहा होगा ये, ठीक है। यहाँ देख, ये कौन सी सॉल्यूशन है, ये कौन सी सॉल्यूशन है, क्यों पहचाने हमने, कैसा रंग दिख रहा है मैंने एक किल लाया खरीद के, दे डिप कर दिया उसमें, उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। जो मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है, तुम सबको ये जितना स्टार लगा के दूं उतना कम है। जितना हर साल का क्वेश्चन है ये, हर साल। ऐसा कोई साल मुझे बता दे जो ये क्वेश्चन ना आया हो, हर साल क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे और भी है, जिंक क्या है, पावरफुल है, और ये क्या है, कमजोर आदमी है। उठाया फेंक दिया उसको, यहाँ क्या आ गया, जिंक सल्फेट, और क्या वहां पे फॉर्मेशन हुआ, कॉपर, ठीक है, कॉपर अलग हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे क्या, ये लेड है, ये इस लेड को किस में है, कॉपर क्लोराइड में, और यहाँ क्या बना दिया इसने, लेड क्लोराइड, कॉपर अलग हो गया। यानी सिंपल सी बात है, जो हाई पावर होगा वो क्या करेगा उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद आ जाएगा। जैसे देखो अभी के समय हमारे भारत पे टैरिफ खेल रहा है, कौन खेल रहा है, अमेरिका वाला, जो ट्रम्प है, धमकी देते रहता है, बार बार देता है ना। हाँ मान रहा हूँ कि आप पावरफुल हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हमें रिप्लेस कर दोगे, हम भी धीरे धीरे पावरफुल हो रहे हैं, कमजोर नहीं है। लेकिन कोई ऐसा देश जो क्या हो, कमजोर हो, उसे उस पर क्या कर सकते हैं हम, कब्जा कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये पावरफुल है और ये क्या है, कमजोर है, इसको हटाया खुद आ गया, ठीक है। ये जस्ट याद करने के लिए बता रहा हूं। अगला है कौन सा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा मुझे तो खांसी हो रहा है, सूख गया गले। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। एक्सचेंज ऑफ आयंस कहने का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए कि एग्जांपल मैं पहले लेता हूँ, फिर इसके यहाँ से ये रहा। देखो यहाँ पे, हाँ लास्ट टॉपिक है। देखो यहाँ पे ये क्या है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पे क्या है, सोडियम सल्फेट, और यहाँ पे ये क्या है, बेरियम क्लोराइड है। अब बेरियम क्लोराइड क्या कर रहा है यहाँ पे, इस सोडियम सल्फेट को, यहाँ देखो ये सल्फेट आयन है और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन आयन है। बोलेगा देख हम दोनों ही पावरफुल हैं, और जब दोनों ही पावरफुल हैं तो हम आपस में सिर्फ क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन इसको दे देगा और ये सल्फेट को इसको दे देगा, ठीक है। क्लोरीन को सोडियम को देगा और ये इसको देगा। तो यहाँ देखो क्या फॉर्मेशन हुआ, बेरियम सल्फेट, और यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, ये NaCl। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं बस।
आसान है, इजी है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन में इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ क्या होता है, आयन, किसके बीच में, रिएक्टेंट के बीच में। समझ में आ गया? तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो इसका अगला एग्जांपल ये भी लगा लेना स्टार। ठीक है, पीछे इसको समझाया था। देखो लेड नाइट्रेट है और ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। दोनों ही आपस में रिएक्टिव है। ये क्या करेगा, नाइट्रेट को किसको देगा, पोटेशियम को, और ये जो आयोडीन है वो आयोडीन किसको देगा, लेड को देगा। तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम कह रहा हूँ, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। कुछ याद मत कर, दोनों रिएक्शन जो अभी करवाया हो ना, इसको प्योरली याद कर लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और इसमें हाँ, इसमें पूछेगा तुमसे बताओ कौन सा पीपीटी बनता है, तो क्या बताओगे, येलो प्रेसिपिटेट। कौन से फॉर्म होता है, येलो प्रेसिपिटेट। कलर तो पूरा याद कर ली हो, कलर सभी। अगला देखो, अब है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस खत्म होने वाला है, अब ज्यादा नहीं है। यहाँ पे अपचयन और उपचयन होता है इसमें। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। जो ऑक्सीडेशन होगी ना, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन किसका गेन होगा, ऑक्सीजन, और लॉस किसका होगा। और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, लॉस कौन होगा और गेन क्या करेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं एग्जाम्पल। वैसे एक बात और समझ लो, अगर कोई मैग्नीशियम रिबन था, जैसे पहले हमने देखे थे, उसको हमने क्या किए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाए, तो किसका फॉर्मेशन हुआ था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है ना, उपचयन हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, और जहां ऑक्सीजन जुड़ता है वहां पे क्या होता है, हाँ। अब देखो रिडक्शन में क्या होगा फिर, देखो यहाँ, अच्छा यहाँ तो फिर भी वही है, सेम ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, क्योंकि कॉपर के साथ हम क्या दे रहे हैं, और क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा एक चीज पता है, मैं जब 2017-18 में एग्जाम दे रहा था, तो 10वीं का, तो उस टाइम ये क्वेश्चन आया था कि बताओ जो कॉपर ऑक्साइड है वो किस रंग का प्रोडक्ट बनाता है, हाँ, ब्लैक। सही है ना, ब्लैक बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कलर का, ये रहा ब्लैक। ये मेरे टाइम में क्वेश्चन आया था 17 में। आगे देखो, हाँ, अच्छा ये लास्ट वाला है, फिर हमें खत्म हो जाएगा फिर ये। देखो अब क्या है, कुछ ऐसे होते हैं रिएक्शन, कुछ ऐसे रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। और जब दोनों साथ साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा होगा। समझ में आ गया, आ रहा है समझ में नहीं। जब उपचयन भी और अपचयन भी दोनों एक साथ होता है तो उस तरह की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं। अच्छा मैंने अभी समझाया था, ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ, देखो आप ध्यान से, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन था, बताओ नहीं था ना, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे आया, तो यहाँ पे क्या हुआ, और यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन। तो तुमसे पूछा जाएगा कि ये बताओ एक ऐसा केमिकल इक्वेशन लिखो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो, तो क्या ऐसे बना के नहीं लिख सकते। कल चेक कर लेता हूं फिर, ठीक है, कल चेक कर लूंगा इसको। और भी ऐसे बहुत से एग्जांपल है। देखो यहाँ पे जैसे जिंक, यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पे ऑक्सीजन आया तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ अगर ऑक्सीजन आता है तो इसे क्या बोलेंगे, और गया तो रिडक्शन। अब देखो यहाँ से, ये है मैग्नीज ऑक्साइड, हाँ लास्ट खत्म है। यहां से देखो ऑक्सीजन यहां से हट गया तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अगला है रेंसिडिटी, इसको पहले से समझाया था मैंने। रेंसिडिटी में क्या होता है कि जैसे मान लो घर का खाना है, सुबह बनाए,
शाम को छोड़ दिए, फिर बाहर और एक दिन छोड़ देते हैं, तो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है, वो धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। और जब वो खराब हो जाएगा तो उसकी स्मेल भी चेंज होगी। तो वो स्मेल में चेंज होना मतलब क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, अब ऑक्सीडाइज क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जो खाना होता है ना उसमें क्या होता है, ऑयल होता है। वो ऑयल क्या होता है, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने के बाद उसकी ना टेस्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब अगर जब टेस्ट भी चेंज होगा और स्मेल भी आना शुरू हो जाता, मतलब वो विकृत गंधा, मतलब खराब होना शुरू हो गया। अब उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? विकृत गंधिता बोल तो दिया था भाई, विकृत गंधिता बोलते हैं। जब अब उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाले जाते हैं? और ये जो तुम्हें क्या दिख रहा है पता है, ये क्या है? ये पिकल है ना, अचार। इस अचार में क्या क्या मिलाए जाते हैं? तेल, नमक, ये सभी वो होते हैं जो उसको खराब होने से बचाता है। ठीक है, अच्छा मिठाइयाँ जो खाते हैं, हम मिठाइयाँ खाते हैं, वो मिठाइयाँ 1 महीने पहले बनता है फिर भी खराब नहीं होता है। उसके अंदर एक केमिकल का छिड़काव किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। ठीक है, सोडियम बेंजोएट होता है, उसको देख अभी पूछूंगा, अभी अभी खत्म होने तो दे। अगला है यहाँ पे कोरोजन। कोरोजन का मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नया था और ये क्या हो गया, पुराना हो गया। अब ये हाँ, जंग लगना, हाँ, रस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ देखो, ये ऐसे लग रहा है जैसे 6 महीने पुराना है ये। देखो अगर इसके ऊपर पेंटिंग ना किया जाए तो कैसा दिखेगा ये, और ये कैसा दिखेगा, क्योंकि इसमें क्या लग रहा है, जंग लग रहा है, क्योंकि ये खुद जो है ना ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मेटल अट्रैक्ट बाय सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर और क्या होगा, एसिड। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, जब वो ऑक्सीडाइज होगा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, सिल्वर के ऊपर ग्रीन कोटिंग किस पे आएगा अच्छा, फिर उसके बाद जो आयरन होता है उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है। अगर मुझे उसको बचाना है तो बचाने के लिए हमें मुझे किस किस का उपयोग करना पड़ेगा, पेंटिंग करनी पड़ेगी, उसको गैल्वेनाइजेशन करना पड़ेगा, जिंक की परत चढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग लंबे चलेंगे, नहीं तो काफ़ी बहुत कम समय में क्या हो जाएगा, वो खराब हो करके ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ ये आपको भेज दूंगा, एक बार याद कर लेना। अब बात आती है क्वेश्चन पूछने की, या कल पढ़ के आओगे तब पूछेंगे, भैया पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जाओ।